दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे वो असाधारण कॉन्सेप्ट थे। आप में से ज़्यादातर को पहली बार इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो ग्लोबल डोमिनेशन का षड्यंत्र है जो जायनिस्ट ने, फ्रीमेसन्स ने पिछले 300-400 साल के दौरान रचा है ताकि वो दुनिया को डोमिनेट कर सकें, इसके बारे में आपको अवगत कराया। इन बातों को अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है कि आज पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी मची हुई है, चाहे वह किसान आंदोलन हो या कोई अन्य बड़ा क्राइसिस हो, आज दुनिया में जो इंसानियत को दुख पहुंच रहा है, जो कहर बर्पा हो रहा है, जो फूड शॉर्टेज हो रही है, जो फ्यूल सप्लाई की कमी महसूस हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं, जो ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ये जितने प्रमुख क्राइसिस हैं उनकी सिर्फ एक वजह है और वो है वेस्टर्न जायनिस्ट फेक पेपर करेंसी बेस्ड मल्टीपल इंटरेस्ट बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और जिस सिस्टम को चलाने वाले चंद जायनिस्ट यहूदी हैं, इन लोगों ने अपने इस सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। रोथस्चाइल्ड बहुत कुख्यात जायनिस्ट फैमिली है जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। उसका एक स्टेटमेंट है, गिव मी मनी सप्लाई ऑफ एनी कंट्री एंड आई डोंट केयर हु मेक्स द लॉ। यानी कि आप मुझे किसी भी देश की मनी सप्लाई दीजिए और फिर मैं ये परवाह नहीं करता कि कानून कौन बनाता है, यानी कि उस देश के अंदर शासन कौन करता है, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई किसी भी देश की कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और मनी हर एक इंसान की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। जिन फ्रीमेसन्स ने पूरी दुनिया की मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया है उनकी कुछ पहचानें हैं, यानी कि जिनके जरिए आप उनको पहचान सकते हैं। उनमें से पहली यह है कि ये सोने और चांदी के पहाड़ खड़े करते हैं, लोगों को लूट लूट कर तथा उसमें से कुछ भी दान धर्म में खर्च नहीं करते। दूसरी ये है कि ये विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों को एडिट करते हैं, यानी कि उनमें छेड़छाड़ करते हैं, उनमें डिस्टोर्शन करते हैं, जिसके जरिए लोगों को गलत रास्ते पर धकेल कर उनको करप्ट करते हैं। अगली इनकी पहचान ये है कि ये सूदखोरी यानी कि मल्टीपल इंटरेस्ट का काम करते हैं। सबसे बड़ी और ख़तरनाक इनकी पहचान ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग किसी से ली हुई कोई भी वस्तु वापस नहीं लौटाते, क्योंकि ये यह समझते हैं कि उनका ये विश्वास है कि वो भगवान के चुने हुए बंदे हैं, गॉड चूजन पीपल हैं, इसलिए वो किसी की कोई भी चीज़ हड़प कर सकते हैं और इससे उनको कोई पाप नहीं लगेगा। ये अपने से दूसरे लोगों को जानवर समझते हैं और उनका ये विश्वास है कि यह सब स्वर्ग में जाएंगे। अगर बाई चांस नरक में चले भी गए तो थोड़े दिन बाद भगवान इनको नरक से निकाल कर स्वर्ग में भेज देगा। इनकी एक और एट्रीब्यूट है कि ये जगह जगह लड़ाइयाँ करवाते फिरते हैं। अगर आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को जमा करें तो वो सारा पैटर्न बन जाता है जो पिछले कई सौ साल में जायनिस्ट कंस्पायरेशन ने, जायनिस्ट एलिमेंट ने पूरी दुनिया में बर्पा करते आए हैं। और इस इकोनॉमिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने ये सब खेल किया है। चूजन पीपल का इनको जुनून है जिसके तहत ये एक ग्लोबल एम्पायर बनाना चाहते हैं, एक ग्लोबल गवर्नमेंट, सुपर गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया के ऊपर शासन करे। पूरी दुनिया में युद्ध इसलिए करवाते हैं ताकि युद्ध से बर्बाद देश इनसे कर्ज लें और उसके बदले में इनको ब्याज दें और इनके हथियार खरीदें। ये खुद अपने पास सोने के भंडार रखते हैं, सोने के पहाड़ खड़े करते हैं, पूरी दुनिया को गरीबी और भूखमरी से मारते हैं। अगर आप इनके सारे एट्रीब्यूट्स को मिलाकर देखें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो मल्टीपल इंटरेस्ट बेस्ड फ्रैक्शन डिपॉजिट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी दुनिया पर थोपने के लिए ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हैं उनके लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका ये इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया पर ये जो लागू किया है ये इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हुए आगे नहीं बढ़ सकेंगे, यानी कि ये इसको कायम नहीं रख सकेंगे।
तो ये इसीलिए जो इनकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है मारकाट, तबाही बर्बादी है, सरकारों के तख्ते पलटना है, लोगों में मक्कारी बुराई को आम करना है, लोगों का चारे तरीकों और सामाजिक पतन करना है, धर्म की धज्जियाँ उड़ा के रख देना है। ये सब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं इस सिस्टम को कायम रखने के लिए। दोस्तों, इन फ्रीमेसन्स का वर्णन बाइबल में भी मिलता है। व्हेन जीसस गोज टू जेरूशलम के नाम से वह चैप्टर है, उसमें यह वर्णन है कि ईसा मसीह जेरूशलम के चर्च में जाते हैं। वहाँ कुछ मनी लेंडर्स ने अपनी टेबलें लगाई हुई थी और लोगों को कर्जा दे रहे थे। चर्च के अंदर ये काम देखकर ईसा मसीह क्रोधित हो जाते हैं और उनकी टेबल पलट देते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। यानी कि जो मनी लेंडर्स वहाँ बैठे थे और जो जुआ खेल रहे थे और लोगों को कर्ज दे रहे थे, उन मतलब जुआ खेलने के लिए कर्ज दे रहा था एक आदमी और दूसरा जुआ खिलवा रहा था। इस तरह से इस बात का बदला लेने के लिए फ्रीमेसन्स ने ईसा मसीह की हत्या की योजना बनाई और उनको फांसी पर चढ़वा दिया। लेकिन बाइबल के अनुसार गॉड ने उनको बचा लिया। ईसाई धर्म में जो प्रोटेस्टेंट पंथ अलग बना था उसको बनवाने वाले फ्रीमेसन्स ही थे। दुनिया ये समझती थी कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, लेकिन रोथस्चाइल्ड ये कहता था कि जिस अंग्रेजी साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता उसके ऊपर मैं शासन करता हूँ, क्योंकि उसकी संपत्ति मेरे पास है, क्योंकि उसकी मनी सप्लाई वही कंट्रोल करता था। क्योंकि इन जॉनिस्ट बैंकर्स ने 1689 से लेकर 1815 तक 1 अरब ब्रिटिश पाउंड यानी 1 अरब सोने के सिक्कों का कर्ज ब्रिटिश एम्पायर पर चढ़ा दिया था। ब्रिटिश एम्पायर कर्जदार थी उस बैंक ऑफ इंग्लैंड की जिसको चंद जॉनिस्ट पूंजीपति चला रहे थे। कुल कर्ज 1 अरब पाउंड था, जो फिनोमिनल फिगर था, अनबिनेबल यानी कि जिसके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता, जिसको ब्रिटिश एम्पायर किसी भी तरह से लौटा ही नहीं सकता था। करेंसी जारी करने का अधिकार पूरी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न के जैसे फेडरल रिजर्व का उदाहरण मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरह से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटिश सरकार से कानून जारी करवा दिया कि कोई भी आम नागरिक सोने के सिक्के या सोना नहीं रख सकता। सभी लोग अपना अपना सोना में ला करके दें और उसके बदले में उनको करेंसी नोट देंगे। और धीरे धीरे ये रोथस्चाइल्ड खानदान पूरा टेक ओवर कर गया पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड को। रोथस्चाइल्ड जर्मन यहूदी थे जिसका एक बेटा पेरिस में, एक वियना में, एक ऑस्ट्रिया में, एक जर्मनी में, एक लंदन में, एक हैम्सबर्ग में, यानी पूरे यूरोप में अलग अलग जगह रहते थे। 4-5 लड़के थे इसके और हर जगह बैंकिंग हाउस बनाते थे। ये खानदान वाटरलू के युद्ध में दोनों तरफ से फाइनेंसिंग कर रहा था। दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड के 90% शेयर उसी रोथस्चाइल्ड फैमिली के थे, जबकि 10% अन्य जॉनिस्ट के थे। ये सभी यूरोपियन देशों में रहते थे और वहाँ की सरकारों को कर्जे देते थे और सभी देशों के आपस में युद्ध करवाते थे। वाटरलू के युद्ध में इन्होंने असीमित फायदा उठाया। लंदन की स्टॉक मार्केट इन्होंने क्रैश करवाई। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जो रोथस्चाइल्ड खानदान का प्राइवेट खुफिया विभाग था, जो इंटेलिजेंस यूनिट थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से काफ़ी ताकतवर थी। लंदन में सरकार को इस बात का पता नहीं था कि वाटरलू की लड़ाई का परिणाम क्या निकला है, कौन हारा है कौन जीता है, जबकि रोथस्चाइल्ड को पता चल चुका था। रोथस्चाइल्ड ने स्टॉक मार्केट में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के शेयर बेचने शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि इंग्लैंड हार गया है और ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स करेगी। लोगों ने अपने सारे ब्रिटिश एसेट्स बेचने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ से इन्हीं का यानी कि रोथस्चाइल्ड का एक एजेंट सारे एसेट्स दोबारा खरीद रहा था। 1-2 दिन के बाद लोगों को पता चला कि इंग्लैंड हार गया है और उस युद्ध में उस लोगों को ये पता लगा कि नेपोलियन हार गया है और इंग्लैंड जीत गया है। तो 5 बिलियन पाउंड एक दिन में रोथस्चाइल्ड ने कमाए अपनी इंटेलिजेंस यूनिट की वजह से। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जो इकोनॉमिस्ट के नाम से मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है, वो रोथस्चाइल्ड फैमिली ओन करती है उसको, यानी कि ये उसी की है।
और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जो उसी वक्त यानी 1815 में जिसको इन्होंने वाटरलू युद्ध के दौरान यूज किया था, वो आज भी है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश साम्राज्य को सपोर्ट करते थे। अमेरिका में लोग इनसे काफ़ी नफरत करते थे क्योंकि अमेरिका वालों ने भी इंग्लैंड से आज़ादी ली थी। यानी जो लड़ाई अमेरिका की जनता ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी थी वो इंग्लैंड के खिलाफ थी। जैसे हम लड़ रहे थे तो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे, वैसे ही अमेरिका वाले भी इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेरिका की जनता को यह पता था कि जो खून खराबा ब्रिटिश साम्राज्य अमेरिका में करता है वो रोथस्चाइल्ड खानदान करवाता है। अमेरिकन रोथस्चाइल्ड को पसंद नहीं करते थे। सारे अमेरिका की जनता रोथस्चाइल्ड वालों को गाली देती थी। तब रोथस्चाइल्ड ने अपने एजेंट अमेरिका के अंदर भेजे, यानी खुद सीधा न जाने के बजाय अपने ही दूसरे लोगों को अमेरिका भेजा, यानी कि एज ए फ्रंटमैन दूसरे गैंग, अपने गैंग के दूसरे लोग, यानी कि फ्रंट में वो काम करेंगे, उनके पीछे ये रहेंगे, और उनसे वहाँ बैंकिंग इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करवाए अपने एजेंटों से। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। तकरीबन 50-60 साल बाद दुनिया को पता चला कि जो फैमिली अमेरिका में बैंकिंग हाउस का काम करती थी वो रोथस्चाइल्ड की एक मुखौटा फैमिली थी, उसी की एक फ्रंट फैमिली है, और वो इंडिपेंडेंट बैंकिंग हाउस नहीं है। उसके बाद यानी 50-60 साल बाद अमेरिकन्स को पता चला। जो खानदान अमेरिका में रोथस्चाइल्ड का फ्रंटमैन था उसका नाम था जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। अमेरिकन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने 1836 में इस खेल को समझ लिया था कि ये जॉर्निस्ट अमेरिका में क्या खेल खेल रहे हैं। उस समय अमेरिका में इनका एक बैंक था, सेकेंड अमेरिकन बैंक, जो बाद में फेडरल रिजर्व के तौर पर सामने आया। बाद में उसका नाम इन्होंने फेडरल रिजर्व रखा 1913 में। एंड्रयू जैक्सन ने यह किया कि अमेरिकन गवर्नमेंट के सारे एसेट्स इस बैंक से निकालकर सरकारी बैंकों में जमा करवा दिए। यानी उस समय जो सोने के सिक्के होते थे उनको इनके इस सेकंड अमेरिकन बैंक से निकाल करके अमेरिकन गवर्नमेंट के सरकारी बैंकों में जमा करवा दिए। यह बैंक कोलैप्स होने लगा। इन बैंकर्स ने तुरंत मदद के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ मैसेज भेजा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अमेरिकन गवर्नमेंट के तमाम एसेट्स एक्नॉलेज करने बंद कर दिए। यानी कि उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनके बिल्स, उनके एसेट्स, उनके प्रोमिसरी बॉन्ड्स, नोट्स, उनके बैंक नोट्स, उनकी करेंसी सब एक्सेप्ट करना बंद कर दिए। अमेरिका में इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया। वह क्रैश ऑफ 1837 कहलाता है। यानी दैट इज हाउ दे मैनेज्ड क्रैश इन अमेरिका सिंपली बाय नॉट एक्सेप्टिंग बिल्स एंड बॉन्ड्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड करेंसी ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी रोथस्चाइल्ड थे और यही रोथस्चाइल्ड का फ्रंटमैन था अमेरिका के अंदर। एंड्रयू जैक्सन इस खेल को समझ गया था, लेकिन उसको सजा इन्होंने इस तरह से दी कि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को इन्होंने क्रैश कर दिया। यही खेल इन्होंने 1857 में दोबारा रिपीट किया। एक ग्रेट पैनिक ऑफ 1857 बोलते हैं उसको, जो 1857 में इन्होंने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक सिंगल फैमिली पूरे देश की मनी सप्लाई कंट्रोल कर रही हो तो आप पैसा भेजकर और विदड्रॉ करके उस देश की इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा चलता रहना चाहिए, जो पैसा ठहर जाता है वो खराबी पैदा करता है, और एक खानदान के पास अगर सारा पैसा आ जाएगा तो वो फिर एक जगह ठहर जाएगा, वो चलेगा नहीं, तो वो खराबी पैदा करता है। तो इसी तरह से इन्होंने अमेरिका के अंदर खराबी पैदा करी। मैं आपको यह बता रहा था कि इन स्टेप्स के जरिए इन्होंने पूरी दुनिया में युद्ध करवाए, अपने बैंकिंग इंटरेस्ट स्थापित किए। पूरे यूरोप में कोई ऐसा बैंक नहीं था जिनमें इनके एसेट्स ना हों, और अभी भी अमेरिकन फेडरल रिजर्व इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई रोथस्चाइल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी ये एक अजीबोगरीब बात है। 53% शेयर फेडरल रिजर्व के रोथस्चाइल्ड के पास हैं, 53। और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था, लेकिन वो केवल एक पेपर नेशनलिज्म थी, केवल कागजों के ऊपर। आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के सारे एसेट्स, यहाँ तक कि उसके सारे गोल्ड डिपॉजिट्स भी आज के दिन भी रोथस्चाइल्ड के पास ही हैं। सोने के भंडार इन्होंने अपने पास रख लिए हैं, बाकी पॉलिसी सरकारें जो मर्जी बनाती रहें।
मतलब जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि रोथशाइल्ड ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता मगर ब्रिटिश एम्पायर को मैं ओन करता हूँ क्योंकि उसकी मनी सप्लाई मेरे पास है। दोस्तों, रोथशाइल्ड खानदान गुपचुप तरीके से अपना काम करता है, कभी सामने नहीं आता, कभी टीवी पर आकर भाषण नहीं देता, कभी टीवी को किसी भी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं देता। हालांकि दुनिया के ऊपर शासन वही कर रहा है। हम इसके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं रोथशाइल्ड की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोथशाइल्ड का बहुत बड़ा रोल है इस सारे खेल में, और आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि आज भी इस खानदान का बहुत बड़ा रोल है। 1905 में रूस में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था प्रोटोकॉल्स ऑफ द लेरेंट एल्डर्स ऑफ जॉन। इस नाम से एक किताब छपी, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लेरेंट एल्डर्स ऑफ जॉन। ये दोस्तों एक खुफिया डॉक्यूमेंट था जो कि यहूदियों की इंटरनेशनल जेविश कांग्रेस से चोरी किया गया और उसको छाप दिया गया। उसके बाद 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और तब से यहूदी पूरी दुनिया में ये साबित करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि ये झूठी है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाने के लिए ये घूम रहे हैं, लेकिन जिसको इस किताब का पता चल जाता है वो इनका विश्वास नहीं करता है। इस किताब में दिए गए प्रोटोकॉल्स एक गेम प्लान था, एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर जाओनिस्ट ने पूरी दुनिया में अपना शासन स्थापित करना था। भविष्य की इनकी योजनाएं थी, यानी कि किस तरह से पूरी दुनिया पर शासन करेंगे। उसमें तरीके बताए गए थे कि इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से दुनिया के ऊपर शासन कायम करना है। इजराइल बनाना था, फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए गेम प्लान बनाना था कि किस प्रकार से विभिन्न देशों को तबाह करना था, उनको गुलाम बनाना था। इसमें एक एक स्टेप लिखा हुआ है इन्होंने कि किस प्रकार से हमें इस दुनिया पर अपना कब्जा करना है। इस किताब के लिखने वालों की जो टीम थी उसमें रोथशाइल्ड का बहुत बड़ा रोल था। 1783 में फ्रैंकफर्ट में जब रोथशाइल्ड फैमिली डेवलप हो रही थी, इन लोगों ने इनिशियल प्रोटोकॉल लिखे थे, रूल बनाए थे अपने जायनिस्ट के साथ मिल करके, जो दूसरे इनके जो ग्रुप के जो लोग थे, इनके गैंग के जो लोग थे, कि हमें दुनिया पर किस तरह कब्जा करना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इसको डेवलप करते चले गए, यानी कि इन स्टेप्स में अमेंड करते गए अपने हिसाब से उनको, कि आगे इसमें से हमें ऐसे चलना है, जैसे हम संविधान बनाते हैं एक देश को ऐसे चलाएंगे, इसी तरह से इन्होंने अपना एक बनाया था लाइक ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये इनका मैनुअल था। मतलब ये किताब न आपको किसी बुक शॉप पर मिलेगी, न इंटरनेट पर मिलेगी, जहाँ इनको नजर आते हैं वहीं से इसको गायब कर देते हैं। इस किताब में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमको दुनिया पर कब्जा करना है, कि वो दुनिया पर कब्जा करेंगे। उसके पैरामीटर्स जो हैं वो वहाँ उसमें लिखे हुए थे। पहला पैरामीटर यह है कि हम एग्जिस्टिंग सरकारों को कमज़ोर करेंगे, उनकी अथॉरिटी को तोड़ेंगे, लोगों को मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक रूप से पथभ्रष्ट करेंगे, वहाँ चाओस क्रिएट करेंगे, अफरा तफरी क्रिएट करेंगे, वहाँ सोचने समझने वाले लोगों की कोई बात नहीं सुनेगा, वहाँ की सरकारें तबाह हो जाएंगी, उनकी मनी सप्लाई हम कंट्रोल करेंगे, उनके नौजवानों में शराब, जुआ और ड्रग्स को आम कर देंगे, उन लोगों को हम मस्त कर देंगे ताकि वो हमारे इस खेल को समझ ही न सकें, देख ही न सकें, और मीडिया के जरिए सारे सिस्टम को हम करप्ट कर देंगे, यानी कि वहाँ की मीडिया को हम कंट्रोल कर लेंगे और अपनी मनचाही खबरें चलवाते रहेंगे ताकि वहाँ की जनता को असलियत का पता न लगे। हम उनकी फूड सप्लाई कंट्रोल करेंगे, हम मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे, हम सभी देशों में गृह युद्ध करवाएंगे, सिविल वार, क्योंकि हम भगवान के चुने हुए लोग हैं, इसलिए हमें यह अधिकार है कि हम दूसरे लोगों में आपसी लड़ाइयाँ करवाएं, उनका पैसा लुटें। हम जब तक सभी देशों में तबाही और बर्बादी जारी रखेंगे तब तक एक वैश्विक सरकार नहीं बन जाती, तब तक, यानी कि पूरे वर्ल्ड की एक सरकार हम नहीं बना देते जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी, जहाँ से हम पूरी दुनिया पर शासन करेंगे। यह इनका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड था प्रोटोकॉल्स ऑफ लेरेंट एल्डर्स ऑफ जायन का। इनके इसी एजेंडे के तहत इन्होंने 1913 में अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक बनाया, जिसके द्वारा ये कर्ज देंगे अमेरिकन गवर्नमेंट को। लेकिन फिर अमेरिकन गवर्नमेंट इनको कर्ज वापस कैसे अदा करेगी, इसके लिए 1913 में ही IRS की स्थापना की गई, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जिसके तहत पहली बार पूरे ब्रह्मांड में इनकम टैक्स लगाया गया अमेरिकन जनता के ऊपर।
यह एक तरह से अमेरिकन सरकार द्वारा जनता से वसूल किए जाने के समान था। मतलब पहली बार लगाया गया है पूरे ब्रह्मांड में, और अमेरिकन जनता वसूल करेगी अपनी पब्लिक से और फेडरल रिजर्व को कर्ज लौटाएगी, यानी कि इनको, जो ये बैंकर थे प्राइवेट, इनको। और ये सीधे तो अमेरिका की पब्लिक को नहीं लूट सकते थे, लेकिन सरकार के द्वारा जैसे गुंडे बदमाश जनता से हफ्ता वसूल करते हैं, महीना वसूल करते हैं डरा धमका कर, ठीक वैसे ही अमेरिकन पब्लिक ने अमेरिकन सरकार द्वारा महीना दिए जाने का आदेश पारित हुआ, ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट फेडरल रिजर्व का कर्जा अदा कर सके, जिसको कुछ चंद जर्नलिस्ट कंट्रोल करते थे। यानी अपने सारे दिन मेहनत करके 1000 रुपये कमाए किसी आदमी ने, उसमें से सरकार ने 200-300 अपनी जेब में रख लिए, उस आदमी की जेब से निकाल करके। ये इनकम टैक्स का तरीका था। ये पहली बार अमेरिका से शुरू हुआ है, अब तो सारे देशों में इसको लागू कर दिया गया है, लगभग सभी देशों में। अमेरिकन गवर्नमेंट को कर्ज देने के लिए 1913 में इन्होंने फेडरल रिजर्व की स्थापना की, और ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट इनको कर्ज वापस कर सके, इसके लिए 1913 में ही IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की स्थापना की। इन दोनों की स्थापना बिल्कुल उसी समय 1913 में की, और बिल्कुल उसी सेम टाइम पर, और इन दोनों की स्थापना के 6 महीने बाद इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध करवा दिया। इन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन लिखी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा यूरोप फेडरल रिजर्व के ऊपर निर्भर हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलफोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश एम्पायर ने जो पत्र यहूदियों को लिखा था कि हम आपको इजराइल देने वाले हैं, वो पत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोथस्चाइल्ड के ही नाम लिखा था। आपको इसी बात से रोथस्चाइल्ड की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। रोथस्चाइल्ड पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया में एक खून खराबा करवाते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये कंट्रोल करते हैं, फेडरल रिजर्व को ये कंट्रोल करते हैं, पूरे वर्ल्ड की मनी सप्लाई को IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यही कंट्रोल करते हैं। ये रोथस्चाइल्ड है। इनका काम है एक्सपेरिमेंट करना। जैसे इन्होंने 1929 में अमेरिकन स्टॉक मार्केट को क्रैश करके किया था कि क्या पूरे अमेरिका की मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट से अपने स्टॉक्स निकालकर, जिससे न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया। उसको वॉल स्ट्रीट क्रैश या ब्लैक थर्सडे इन अमेरिका कहा जाता है, और उसमें ये कामयाब रहे। उसके बाद इनके हौसले बढ़ते ही गए। बाकी बातें फिर कभी करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।